लिखा है, ये भी 2023 का सवाल है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। बड़ी अच्छी बात है। इफ द डाइपोल एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क, और टॉर्क इन्होंने दे रखा है जो है 8 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन मीटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ द डाइपोल, डाइपोल पे कितना चार्ज है इसकी चर्चा करने को बोल रहे हैं। तो हमें ये पता है कि जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है PE sin थीटा। ये टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है। अब टॉर्क यहां दे रखा है 2 इंटू टॉर्क दे रखा है 8 इंटू 10 की पावर -3। ये वैल्यू यहां फिट कर दीजिए, P अभी निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर 5 और साइन थीटा में साइन 30 डिग्री दिया हुआ है। साइन 30 डिग्री आप जानते हैं हाफ वैल्यू होती है। यहां से आप P की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए तो यू विल गेट P 8 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। ये P की वैल्यू आ गई। P आपने फाइंड कर लिया है। कह रहा है कि भैया हमको तो चार्ज बताओ। अब आप ये भी जानते हैं P होता है Q इंटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, 2L लिख देते हैं नॉर्मली सेपरेशन। तो P हमको मालूम है 8 इंटू 10 की पावर -8, Q निकालना है और सेपरेशन कितना है 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है दो चार्जेस के बीच में, तो ये पूरा 2 सेंटीमीटर है। तो 2 लिखा इंटू 10 की पावर -2 लिखा। अब यहां Q निकाल लो, तो Q निकालोगे तो आ जाएगा 4 माइक्रो कूलाम। ये आपका देखिए आंसर आ गया है और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट आया? ए। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यू में तो आया ही आया है, अलग से ये 3 नंबर का सवाल चला है। कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए और मैंने बड़े प्यार से एक्सप्लेन कर दिया। 2 फॉर्मूले यहां पर आपको आने चाहिए जो उम्मीद करता हूं आते ही होंगे। टॉर्क वाला P sin थीटा और दूसरा फॉर्मूला ये लगा है जो बहुत ही बेसिक है। दोनों आपको से जान पहचान होनी चाहिए। मैं हटता हूं, पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं इसको जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन भी करूंगा। 2023 का ये क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ विच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर। ये फॉलोइंग फिगर के अंदर आपका करेक्ट रिलेशन क्या है? तो इसके अंदर देखिए क्या है कि एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है और दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स है। ये देखिए फोर्स का डायरेक्शन कैसे बना रखा है इन्होंने, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहां पर क्या चीज समझ में आ गई कि फोर्स इज अट्रैक्टिव, फोर्स इज अट्रैक्टिव। अगर फोर्स अट्रैक्टिव है तो ये जो कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला लिखते थे K या 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में Q1 इंटू Q2 की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अब आप सोचेंगे Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 कहां से टपक पड़ा? इसलिए टपक पड़ा, देखिए मैं इसको गहराई से समझाता हूं आपको। ये 2 चार्ज आप जब लेते हैं Q1 Q2 और यहां पर मैं इनका मल्टीप्लिकेशन लिख देता हूं Q1 Q2, 3 कॉलम बना लीजिए। तो Q1 हो सकता है प्लस, हो सकता है माइनस हो। मान लीजिए ये प्लस है और ये भी प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है। यही 4 पॉसिबिलिटी है बेटा, क्योंकि एक चार्ज या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो ये प्लस होगा तो ये प्लस माइनस हो सकता है, ये माइनस होगा तो ये प्लस माइनस हो सकता है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके जरा देखते हैं। प्लस इंटू प्लस Q1 Q2 है ना, तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है? ग्रेटर देन 0। मतलब किसी पॉजिटिव क्वांटिटी को दूसरी पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। तो Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 आ गया। यहां पर प्लस इंटू माइनस करोगे तो जैसे +3 इंटू -2 तो -6 आता है, तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, निगेटिव क्वांटिटी। देख पा रहे हो ना? प्लस जैसे ये कर दो, मैं समझा रहा हूं, +3 को मल्टीप्लाई कर दो -2 से, तो आंसर तो -6 से लेस देन 0। एक प्लस दूसरा माइनस,
तो -6 आ गया, लेस देन 0 हो गया। इसी तरह यहां देखो माइनस इंटू प्लस करोगे तो ये भी लेस देन 0 मिल जाएगा कि भाई यहां पर आपने -3 और +2 कर दिया, अगेन -6 लेस देन 0। और माइनस इंटू माइनस कितना होता है, अगेन प्लस, -3 को -2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो +6 आता है, दिस इज ग्रेटर देन 0। अब हमको ये पता है कि जो अपोजिट अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो अनलाइक चार्जेस कहां मिल रहे हैं, ये देखिए इन दोनों चीजों में अनलाइक चार्जेस मिल रहे हैं। ये एक ऐसे चार्जेस हैं अनलाइक, मैं बिल्कुल गहराई से समझा रहा हूं, यही तो अट्रैक्शन पैदा करेंगे। और इन दोनों के लिए Q1 Q2 की वैल्यू लेस देन 0 हो रही है। तो कहीं भी आए इस तरह का मामला तो आप यहां पर, मैं अगली स्लाइड कर देता हूं, अगर Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है रिपल्सिव फोर्स है। इसको आगे याद भी कर लीजिए क्योंकि इतना बार बार कहां समझेंगे, ये आपस में रिपल्सिव फोर्स है। और Q1 इंटू Q2 अगर लेस देन 0 है तो बेटा ये अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स कैसे निकला, सब मैंने एक एक बखिया उधेड़ दी। अब इसकी बेसिस पर आप इस सवाल का आंसर बड़े आराम से कर सकते, क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स था तो Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, बी, Q1 इंटू Q2 लेस देन 0। ये बात पकड़ के रखिए, मैं हटता हूं, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल आपके सामने लाता हूं, पूरे सरल भाषा में गहराई के साथ हम लोग समझेंगे। पॉज करके नोट कर लीजिए, मेरे ख्याल से आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा। ये रही सेकंड स्लाइड जो मैंने समझाने के लिए इस्तेमाल की है, इसको भी आप नोट कर पाए। ये क्वेश्चन, द वेलोसिटी v acquired by an electron starting from the rest and moving through potential difference V is shown by which of the following graphs। आपने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V है, वहां पर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, वो काइनेटिक एनर्जी अचीव करेगा। तो आप जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा वो होगा ½ mv²। और ये किससे गेन करेगा, Q इंटू डेल्टा V। तो इलेक्ट्रॉन है तो E इंटू डेल्टा V। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है, वेलोसिटी। और बाकी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आप समझ ही रहे हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये जो वेलोसिटी है प्रोपोर्शनल है डेल्टा V के। और ये कैसी इक्वेशंस है, इसका मतलब यहां पे पैराबोलिक इक्वेशन मिलनी चाहिए। जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं y² इज प्रोपोर्शनल टू x जब होता है तो ये पैराबोला मिलता है। प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह 11th में खूब पढ़ा हुआ है। तो ये कैसा मिलेगा, पैराबोलिक कर्व। और ये 10th में भी पढ़ा था जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा करते थे, याद है ना, वहां लिखते थे y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। 10th की बात कर रहा हूं, ये क्वाड्रेटिक थी। और जब फोटो बनाते थे इसकी, याद होगी, तो कुछ ऐसी बनाते थे हम लोग, पैराबोलिक कर्व, क्वाड्रेटिक है। तो यहां भी क्वाड्रेटिक डेल्टा V के प्रोपोर्शनल है, यानी V और डेल्टा V में, V है वेलोसिटी और डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ग्राफ खींचोगे तो पैराबोलिक ग्राफ आना चाहिए। इसमें पैराबोलिक ग्राफ कौन सा है, ये तो लीनियर है, हो नहीं सकता, लीनियर हो नहीं सकता है। ये पैराबोलिक इन नेचर में, ये देखिए यहाँ पे कांस्टेंट हुआ जा रहा है, पैराबोला में कांस्टेंट नहीं होता, ऐसे बढ़ता हुआ जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ये नहीं होगा, आंसर बी इज करेक्ट, क्योंकि यही आपका पैराबोलिक कर्व आपको दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से करेंगे तो कर पाएंगे, वरना कंफ्यूजन हो सकता है। इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल होगा 20 नंबर का सवाल, जिसको हम लोग परफॉर्म करेंगे। आइए नंबर 3 पर देखते हैं। ए बायो कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस ऑफ पावर P वर्टिकली स्प्लिट्स इनटू 2 आइडेंटिकल प्लेनो कॉन्केव पार्ट्स। ये कुछ ऐसी कहानी की है। ये देखिए, ये कॉन्केव है ना, हाँ जी, लेंस है, हाँ, कॉन्केव लेंस को आपने यहां से काट दिया है। तो जब काटोगे तो एक पार्ट आपको मिलेगा कुछ ऐसा, डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बनेगा लेकिन समझ आप जरूर जाएंगे। ये कुछ इस तरह से 2 टुकड़े कर दिए, बीच से काट दिया, फाड़ दिया। तो ये एक इधर हो गया, 1 नंबर 2 नंबर। अब देखिए ना, अब ये पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं द पावर ऑफ ईच पार्ट, इनके पावर बता दीजिए। अब देखिए, ये जो 2 मैंने प्लस करके आपको दिखाया है, बेसिकली तो ये ऐसे रखे हैं ना, ये देखिए पहला
और जस्ट मैं दूसरा आपको बना रहा हूं दिखाने के लिए, क्योंकि आपने 20 से कट किया है तो दोनों आइडेंटिकल पार्ट्स हैं, एक जैसे। जब एक जैसे हैं तो पावर एक जैसी होगी, जब सेम है तो भाई भाई हैं। तो ये इसकी पावर अगर मैं ले लूं P, तो इसकी भी पावर कितनी है P। और ये आप जानते हैं कि जब भी लेंसेज इन कांटेक्ट रहते हैं तो फॉर्मूला, इसको मैं कुछ और नाम देना चाहता हूं, P1 कह दीजिए। ये जो टोटल फॉर्मूला होता है, यहाँ P1 भी कहना गड़बड़ हो जाएगा, कहीं आप कंफ्यूज ना कर जाएं, तो P डैश कर देता हूं। तो ये जब भी कोई लेंसेज कांटेक्ट में रहते हैं, आप क्या करते हैं, सिंपल P1 प्लस P2 कर देते हैं। अगर लेंसेज आर इन कांटेक्ट, ये फॉर्मूला आपको जरूर पता होगा कि पावर्स ऐड हो जाती हैं विथ साइन। तो यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, पावर जो थी इसकी P थी, इसकी टोटल पावर P थी साहब। तो P इक्विवेलेंट कितनी हो गई इस समय, जो कि P के बराबर है, और ये P डैश प्लस P डैश के बराबर, P1 प्लस P2, ये P1 ये P2 जोड़ दीजिए इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो 2P डैश बराबर P, यानी P डैश की वैल्यू हो गई P/2, और आंसर आ गया देखिए। और ये ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। वेरी सिंपल, कोई लफड़ा नहीं। मैंने फोटो बना के समझा दिया आपको कि कोई ट्विस्ट भी इस सवाल में आएगा तो भी आप हाथ से जाने नहीं देंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये कहानी क्या कहता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जंप द फॉरबिडन बैंड इन सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर इज अबाउट। इन्होंने कहा है कि रूम टेम्परेचर पर, ये जो सिलिकॉन की कहानी आप जानते हैं, ये होता है अपना एक कंडक्शन बैंड, एक वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और बीच में ये होता है एनर्जी गैप, ऐसे करके कह लीजिए। तो ये अगर यहां सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन है वो कूद कर यहां जाना चाहेगा तो रूम टेम्परेचर पर कितनी एनर्जी इसको चाहिए, तो इसको एनर्जी चाहिए होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बेसिकली आपको याद रखना होगा, कुछ किसी और तरीके से तो उसको नहीं आंसर किया जा सकता है। तो इसके हिसाब से इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो पहले का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। चलते हैं दूसरे सवाल पे, काफी इंटरेस्टिंग सवाल आपको मिलते जाएंगे, पॉज करके नोट कर लीजिए। यहां लिखा है विच वन इज करेक्ट। तो ये एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिश्ता है, E = mc² होता है। देखिए अब इस mc² में हम क्या करेंगे, m लिख दो, c लिख दो, इंटू c लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप एनर्जी को लिख सकते हो, mc का मतलब मोमेंटम इंटू c। अब स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो ये हो गया P² C²। तो ये रिलेशनशिप बन रही है जो कि A है, पहली वाली। बड़ा सिंपल सा सवाल है, लेकिन दिमाग तो थोड़ा चलाना पड़ सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था, जो हो गया है। आप पॉज करके नोट करें। लिखा है कंसीडर ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ईच इलेक्ट्रॉन विथ एनर्जी E0 इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस। इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा है इन ए इवैक्यूएटेड चैम्बर, ठीक है, वैक्यूम में रखा है। अब 4 केसेस हैं कि भाई क्या हो सकता है इसके साथ। तो पहली बात लिखिए, नो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड एज ओनली फोटॉन्स कैन एमिट इलेक्ट्रॉन। ये सही नहीं है। आप इलेक्ट्रॉन हिट कराकर और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन। इलेक्ट्रॉन को टकराएंगे तेजी से और दूसरा अंदर का इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, तो पहला गलत है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इमिटेड बट ऑल विथ एनर्जी E0, गलत है। ये देखिए E0 हिट कराएंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन E0 से थोड़ी निकलेंगे, जो सरफेस के ऊपर होंगे वो E0 से निकलेंगे, और जो सरफेस से नीचे होंगे उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए निकलने के लिए, तो E0 से कम होंगे। देखिए ये है मामला। ये अगर एक मेटल सरफेस है, आपने हिट कराया इलेक्ट्रॉन को E0 एनर्जी से, तो जो यहां पर इलेक्ट्रॉन है वो तो E0 से निकल जाएगा, लेकिन जो भाई साहब यहां पर हैं वो इतना चलने में एनर्जी खत्म करेंगे फिर निकलेंगे, तो यहां इनकी एनर्जी आपकी हो जाएगी E0 से कम। तो इससे जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो या तो E0 एनर्जी के साथ जाएगा या E0 से कम एनर्जी के साथ जाएगा। तो ये आंसर आपका बनेगा कौन सा, डी ऑप्शन।
देखिए डी ऑप्शन में क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एमिटेड विथ एनी एनर्जी विथ ए मैक्सिमम ऑफ ई नॉट। ये सवाल, ये जवाब बिल्कुल ठीक है। नंबर 3 वाला भी पढ़ लेते हैं लगे हाथ, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एमिटेड विथ एनी एनर्जी विथ ए मैक्सिमम ऑफ ई नॉट -5। ये गलत है, फाई इज द वर्क फंक्शन। ठीक, तो ये आपका यहां पर इलेक्ट्रॉन की जब टक्कर हो रही है तो इलेक्ट्रॉन की टक्कर में इस तरीके से ही बात बनेगी कि या तो उसकी इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन की टक्कर हुई, इलास्टिक कोलिजन हुआ, फट से वो ई नॉट लेके बाहर चला गया, और अगर वो अंदर है तो उसको उतनी एनर्जी उसने खर्चा की, फिर लेके बाहर चला गया। ठीक है, इसको फोटोन वाले से ऐसे से ना मिलाना। फोटोन अगर होता तो जो के मैक्स होती है यहां पर निकलने वाली एनर्जी, वो निकलने वाली एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन होती। इलेक्ट्रॉन की टक्कर में इलास्टिक कोलिजन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टकराया और फटाक से वो बाहर निकल गया, तो मैक्सिमम ई नॉट से निकला या उससे कम से निकलेगा, ले देंगे। तो ये आंसर हो गया यहां पर डी। मैं हटता हूं और इसका जवाब 23वां नंबर सवाल आपके सामने आएगा। इसमें लिखा है 20 एम्पियर करंट is flowing in a long straight wire, the intensity of the magnetic field at a distance of 10 centimeter from the wire। बहुत ही सरल सवाल। ये एक वायर है, इसमें करंट की वैल्यू दे रखी है 20 एम्पियर है, इससे आर डिस्टेंस जो कि 10 सेंटीमीटर दूर है, यहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये सीधे फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। बी की वैल्यू होती है लॉन्ग इन्फिनिटी वायर के लिए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -7, जैसे मैंने बोला है याद कर लें, 20 एम्पियर। आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में हो गया। सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 10 की पावर -5, टेस्ला भी लिख सकते हैं आप, ये वेबर में दिया है तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसके हिसाब से आपका आंसर बन जाता है सी। बहुत ही आराम से इसको देखिए कर पाएंगे, इसको नोट कर लीजिए। मैं हटता हूं और अगले सवाल जो कि होगा 17th क्वेश्चन, उसको हम लोग करेंगे। तो ये आप पॉज करके नोट कर पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो है क्वेश्चन नंबर 17 बेटा। इसको भी देखते हैं और कलर को थोड़ा बदल लेते हैं जिससे थोड़ा मजा आता रहे। मैं इसको करता हूं ब्लू। एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। द मैग्नेटिक, ये एक वायर है, इसमें कोई करंट जा रही है, इससे 5 सेंटीमीटर दूर आपका मैग्नेटिक फील्ड है बी। हाँ जी, द मैग्नेटिक फील्ड है 20 सेंटीमीटर, इसी वायर से दूर 20 सेंटीमीटर दूर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इसको मैं लिख देता हूं बी डैश, कितना होगा? यह है 20 सेंटीमीटर। वायर वही है, करंट वही है। आप जानते हैं कि स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जो फॉर्मूला लगाते हो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर लगाते हो। तो पहले वाली की सिचुएशन देख लीजिए, इसको कह दीजिए B1 कह देते हैं, इसको B2 कह दें, जरा अच्छा लगेगा। ये डैश हटाना चाहते हैं तो B1 की वैल्यू B के बराबर थी, B2 निकालना है। तो यहां पे हमको दिख रहा है, फिर भी मैं आपके लिए कर रहा हूं। B1 की वैल्यू जो B के बराबर है, कांस्टेंट सब सेम हो जाएंगे, करंट वही है, और R का मतलब 5 सेंटीमीटर रख दे रहा हूं। देखिए यहां पर अभी हमें रेशियो लेना है, इसलिए 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए समय जाया ना करें, रेशियो लेने जा रहे हैं, तो तभी तो B1 B2 निकल आएगा। वरना आप चाहें तो उसको लिखें नहीं कि समय बर्बाद होगा इसमें। B2 की बात करें तो μ2 अपॉन 2 पाई, करंट वही है लेकिन डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। दोनों को कर दो डिवाइड, B2 अपॉन B1, इसलिए हमने मीटर में चेंज नहीं किया। आप करना चाहें तो कर लें, लेकिन समय लगेगा, क्यों समय ज़ाया करना। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ये आ गया μ2, B2 का मतलब है μ2 अपॉन 2 पाई आई अपॉन 20, और B1 डिवाइड हो रहा है तो पलट के मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पाई इंटू 5 अपॉन म्यू नॉट इंटू आई। ये म्यू नॉट इंटू आई गया कट, 2 पाई से 2 पाई भी कट गया, 5 अपॉन 20, 1 अपॉन 4। तो B2 अपॉन B1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, और हम जान रहे थे कि B1 की वैल्यू B थी,
इसलिए B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B/4। ये समझाने के लिए मैंने इतने स्टेप किए हैं, अदरवाइज ये सवाल आप ओरली कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ क्या बन रहा है, आंसर इज B। हाँ, ये B ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है, B/4। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये ओरली हो जाएगा सवाल, लेकिन मैंने समझाने के लिए फोटो वोटो बना के और धीरे से बताया है, जैसे आप 100% आप समझ जाएं। ठीक है साहब, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। पहले इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके आता हूं।